हेलो एवरीवन। आज के इस वीडियो में हम लोग जानेंगे स्पेसिफिक रिलीफ एक्ट 1963 के बारे में। अब देखिए, इसके अंदर जाने से पहले सबसे पहले हम लोग ये समझ लेते हैं कि स्पेसिफिक रिलीफ एक्ट का मतलब क्या हुआ। देखिए, स्पेसिफिक का मतलब होता है कोई एग्जैक्ट चीज, कोई पर्टिकुलर, कोई आइडेंटिफाइड चीज, और रिलीफ का मतलब होता है राहत। तो यानी इसके अंदर कोई एग्जैक्ट राहत मिलती है, यानी कोई एग्जैक्ट रिलीफ मिलती है। एक्ट मतलब कि ये कानून है, तो यानी ये एक ऐसा कानून है जो आपको एक एग्जैक्ट रिलीफ दिलवाता है। देखिए, एग्जैक्ट रिलीफ कहने का मतलब यहां पे ये हुआ कि अगर आपका कोई नुकसान होता है, उसी नुकसान को ठीक करने का रिलीफ ये दिलवाता है। नुकसान को ठीक करने का यानी एग्जैक्ट रेमेडी दिलवाता है। क्योंकि जैसे कि आपको पता होगा कि हमारे यहां जो सिविल जस्टिस सिस्टम है, आमतौर पे जो आपकी रेमेडी होती है सिविल राइट्स या कॉन्ट्रैक्चुअल राइट्स के उल्लंघन होने पे, वो दो हो सकती है। एक तो ये हो सकती है कि आपको कुछ कंपेंसेशन दे दिया जाए या कुछ मुआवजा दे दिया जाए जो आपका नुकसान हुआ है। दूसरा कि जो आपका नुकसान हुआ है उस नुकसान को ठीक किया जाए। जैसे फॉर एग्जांपल, हमने आपके साथ कोई कॉन्ट्रैक्ट किया कि हम आपको अपना मकान बेचेंगे, उसके बाद हम अपना कॉन्ट्रैक्ट तोड़ दें, बाद में हम ना बेचें, तो आप कोर्ट जाएं कि कोर्ट हमें कंपेल करे, फोर्स करे कि हम अपना मकान आपको बेचें। या उसी तरीके से अगर हमने आपके साथ कोई फ्रॉड करके आपसे आपका लैपटॉप ले लिया, तो आपके लिए वहां पे आपका लैपटॉप बहुत इंपॉर्टेंट है, जिसके अंदर आपके इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट्स हैं, फाइल्स हैं। तो आपके लिए वहां पे एग्जैक्ट रेमेडी क्या होगी, एग्जैक्ट रिलीफ क्या होगा कि आपको आपका लैपटॉप वापस दिलवाया जाए। अगर हमने आपको आपके मकान से बेदखल कर दिया, निकाल दिया आपके मकान से, तो वहां पे आपके पास एग्जैक्ट रिलीफ क्या होगी कि आपको आपके मकान में दोबारा कब्जा मिलना चाहिए। अगर आपके घर के बाहर कोई इंसान न्यूसेंस क्रिएट कर रहा है, ड्रम पीट रहा है, जिसके वजह से आप रह नहीं पा रहे हैं अपने मकान में, तो वहां पे आपके लिए स्पेसिफिक रिलीफ, एग्जैक्ट रिलीफ क्या होगी कि जो ड्रम पीट रहा है उसको रोका जाए। तो ये क्या हुई, ये स्पेसिफिक रिलीफ हुई, यानी ये एग्जैक्ट रिलीफ आपको मिल रहा है। देखिए, अब ये जो हमारा स्पेसिफिक रिलीफ एक्ट है 1963, इसने पुराने वाले स्पेसिफिक रिलीफ एक्ट को जो 1877 का था उसको रिप्लेस किया था। और ये स्पेसिफिक रिलीफ एक्ट 1963 जो है ये लागू हुआ था 1 मार्च 1964 को। इसके अंदर अब तक 3 बार अमेंडमेंट हो चुके हैं, 1964 में, 1974 में, और जो सबसे लेटेस्ट और इंपॉर्टेंट अमेंडमेंट है वो हुआ था 2018 में। इस एक्ट के अंदर 3 पार्ट हैं, 8 चैप्टर्स हैं और 42 सेक्शंस हैं। सेक्शन 43 और सेक्शन 44 को 1974 में रिपील कर दिया गया था। देखिए, ये क्या कह रहा है कि अंडर सिविल केसेस के अंदर 2 तरीके की रेमेडीज को प्रोवाइड किया जाता है व्हेन समवन्स राइट्स आर वायलेटेड। अगर आप सिविल कोर्ट में जाते हैं, अगर आपके राइट्स का उल्लंघन हुआ है, तो कोर्ट जो है आपको 2 तरीके की रेमेडीज प्रोवाइड करता है। वो कौन कौन सी? फर्स्टली दोज बाय विच द शूटर ऑब्टेन्स द वेरी थिंग विच ही इज एंटाइटल्ड, जिसमें कि आप जब कोर्ट गए हैं, जो भी आपका नुकसान हुआ है, तो कोर्ट आपको वही चीज दिलवाता है जिस चीज के लिए आप हकदार हो। दूसरी रेमेडी क्या होती है? सेकेंडली दोज बाय विच द शूटर डज नॉट ऑब्टेन द वेरी थिंग, कि जिसके अंदर शूटर जो है उस चीज को ऑब्टेन नहीं करता है जो उसका एक्चुअली में नुकसान हुआ है, बल्कि जो है उसको कंपेंसेशन दिलवाया जाता है, मुआवजा दिलवाया जाता है फॉर द लॉस ऑफ इट। एंड द फर्स्ट इज कॉल्ड स्पेसिफिक रिलीफ एंड द सेकेंड इज कंपेंसेटरी रिलीफ। देखिए, हालांकि ये एक्ट स्पेसिफिक रिलीफ के ऊपर, एग्जैक्ट रिलीफ के ऊपर डील करता है, लेकिन उसके बाद भी ये सेक्शन 21 के अंदर कोर्ट को ये पावर देता है कि बहुत सारे सर्कमस्टांसेस में कोर्ट कंपेंसेशन अवॉर्ड कर सकता है। देखिए, जो सेक्शन 4 है स्पेसिफिक रिलीफ एक्ट का, ये साफ तौर पे ये कह रहा है कि स्पेसिफिक रिलीफ टू बी ग्रांटेड, कि जो स्पेसिफिक रिलीफ ग्रांट करी जाएगी इस एक्ट के अंदर, इस कानून के अंदर, उसको ग्रांट करा जाएगा ओनली फॉर इन्फोर्सिंग इंडिविजुअल सिविल राइट्स, इंसान की, कोई सी इंडिविजुअल की सिविल राइट्स को इन्फोर्स करने के लिए, ना कि पेनल लॉज और क्रिमिनल लॉज को इन्फोर्स करने के लिए। देखिए, अब हम लोग ब्रीफ में इस एक्ट का एक ओवरव्यू ले लेते हैं। देखिए, इसके अंदर जो सेक्शन 1 से लेके सेक्शन 4 तक के जो सेक्शंस हैं वो डील करते हैं इसके इन्फोर्समेंट और इसके एप्लीकेशन के ऊपर, और इसके बाद जो सेक्शन 5 से और 8 तक के बीच के जो सेक्शंस हैं वो डील करते हैं रिकवरी ऑफ पोजीशन ऑफ प्रॉपर्टी के ऊपर। यानी अगर मान लीजिए कि आपकी प्रॉपर्टी से आपको बेदखल कर दिया है,
निकाल दिया गया है या आपकी प्रॉपर्टी आपसे ले ली गई है, तो वहां पे आपके लिए स्पेसिफिक रिलीफ क्या होगी, एग्जैक्ट रिलीफ क्या होगी कि आपकी प्रॉपर्टी आपको वापस मिलना चाहिए। वो प्रॉपर्टी चाहे मूवेबल हो या वो इमूवेबल हो। तो रिकवरी ऑफ पोजीशन ऑफ प्रॉपर्टी के अंदर रिकवरी ऑफ पोजीशन ऑफ इमूवेबल प्रॉपर्टी सेक्शन 5 सेक्शन 6 के अंदर डिस्कस है। रिकवरी ऑफ पोजीशन ऑफ मूवेबल प्रॉपर्टी सेक्शन 7 और सेक्शन 8 के बीच में डिस्कस है। फिर उसके बाद स्पेसिफिक परफॉर्मेंस ऑफ कॉन्ट्रैक्ट्स इसके सेक्शन 9 से सेक्शन 25 के बीच में डिस्कस है। अगर हमने आपके साथ कोई कॉन्ट्रैक्ट किया है, कॉन्ट्रैक्ट करने के बाद हम उसको तोड़ रहे हैं, तो वहां पे आपकी स्पेसिफिक रिलीफ क्या होगी कि कोर्ट जो है हमें कंपेल करे कि मैं अपने उस कॉन्ट्रैक्ट को पूरा करूं। तो ये इसके सेक्शन 9 से सेक्शन 25 के बीच में डिस्कस है। अब इसके बाद रेक्टिफिकेशन ऑफ इंस्ट्रूमेंट्स आता है। रेक्टिफिकेशन मतलब कि करेक्ट करना, कोई गलती हो जाए उसको ठीक करना। कोई भी इंस्ट्रूमेंट के अंदर कोई लीगल डॉक्यूमेंट है, मान लीजिए हमारे आपके बीच में कोई कॉन्ट्रैक्ट हुआ है, से उसके अंदर कुछ गड़बड़ी हो गई है, तो वहां पे हमारे पास स्पेसिफिक रिलीफ क्या होगी कि जो गड़बड़ी हुई है उसको ठीक करना। तो रेक्टिफिकेशन ऑफ इंस्ट्रूमेंट इसके सेक्शन 26 के अंदर डिस्कस है। अब इसके बाद रेसेशन ऑफ कॉन्ट्रैक्ट्स आता है, जो इसके सेक्शन 27 से 30 के बीच में डिस्कस है। रेसेशन ऑफ कॉन्ट्रैक्ट्स का मतलब कि कोर्ट के पास हम मूव करें कि कोर्ट हमारे कॉन्ट्रैक्ट को रिसेंड कर दे, मतलब कि कोर्ट ये डिक्लेयर कर दे कि कॉन्ट्रैक्ट जो है अब हमारे ऊपर बाइंडिंग नहीं है। कॉन्ट्रैक्ट से, एग्रीमेंट से कोर्ट जो है हमें डिस्चार्ज कर दे। जैसे स्पेसिफिक परफॉर्मेंस ऑफ कॉन्ट्रैक्ट में क्या होता है कि वहां पे जो कॉन्ट्रैक्ट के टर्म्स होते हैं कोर्ट उसे इन्फोर्स करता है। यहां पे क्या करेगा, हमें डिस्चार्ज कर देगा कि अब ये कॉन्ट्रैक्ट हमारे ऊपर बाइंडिंग नहीं है। जैसे फॉर एग्जांपल हम आपको अपना कोई लैंड बेचते हैं, हमने आपसे इस बात को छुपाया कि उस लैंड से कोई राइट ऑफ वे है, गांव वालों का कोई राइट ऑफ वे है, कोई रास्ता गया हुआ है। ये बात हमने आपसे जानबूझ के छुपाई। आपको जब बाद में ये बात पता चली तो आप कोर्ट मूव कर सकते हैं कि कॉन्ट्रैक्ट को रिसेंड किया जाए, यानी आपको डिस्चार्ज कर दिया जाए उस कॉन्ट्रैक्ट से। आपके ऊपर अब ये कॉन्ट्रैक्ट बाइंडिंग नहीं है। अब इसके बाद कैंसिलेशन ऑफ इंस्ट्रूमेंट्स आता है, जो इसके सेक्शन 31 से 33 के बीच में डिस्कस है। कैंसिलेशन ऑफ इंस्ट्रूमेंट्स का मतलब कि आप कोर्ट मूव करें इस चीज के लिए कि कोर्ट जो है किसी इंस्ट्रूमेंट को, यानी किसी लीगल डॉक्यूमेंट को, कोई ऐसा कागजात है या मान लीजिए कि कोई सेल हुई है जिसके वजह से आपको इंजरी पहुंच सकती है, तो आप कोर्ट मूव कर सकते हैं कि कोर्ट जो है उसको कैंसिल कर दे। देखिए, अ जॉइंट फैमिली प्रॉपर्टी इज सोल्ड बाय वन ऑफ देम, कोई जॉइंट फैमिली प्रॉपर्टी थी जिसको किसी एक इंसान ने उसमें से बेच दिया। द अदर मेंबर्स ऑफ द कोपार्सनरी कैन सू फॉर कैंसिलेशन ऑफ द इंस्ट्रूमेंट ऑफ सेल, कि जो दूसरे मेंबर्स होंगे उस जॉइंट फैमिली के, वो इसमें जा सकते हैं अंडर सेक्शन 31 कैंसिलेशन ऑफ इंस्ट्रूमेंट की, कि जो सेल हुई है उसको कोर्ट कैंसिल कर दे। एज देयर इंटरेस्ट वुड बी अफेक्टेड, क्योंकि यहां पे उनका इंटरेस्ट अफेक्ट में आ जाएगा, इफ इट रिमेन्स आउटस्टैंडिंग एंड अनचैलेंज्ड। इसके बाद आता है डिक्लेरेटिव रिलीफ। ये डिक्लेरेटिव रिलीफ जो है इसके सेक्शन 34 से सेक्शन 35 के बीच में डिस्कस है। अब जैसे मान लीजिए कि कोई एक आदमी है, वो ये कहता है अपनी बीवी से कि तुम मेरी लीगली वेडेड वाइफ नहीं हो, तो उसकी वाइफ इस चीज को कैसे एस्टेब्लिश करेगी कि वो उस आदमी की लीगली वेडेड वाइफ है? तो वो कोर्ट मूव कर सकती है डिक्लेरेटिव रिलीफ के लिए, जहां पे कोर्ट जो है ये डिक्लेयर कर देगा कि ये औरत उसकी लीगली वेडेड वाइफ है। या कोई आदमी मान लीजिए किसी अपने बेटे से ये कहता है कि तुम मेरे बायोलॉजिकल बेटे नहीं हो या तुम मेरे लेजिटिमेट बेटे नहीं हो, तो वो बेटा कोर्ट मूव कर सकता है कि कोर्ट ये डिक्लेयर करे कि वो उसका बायोलॉजिकल बेटा है या उसका लेजिटिमेट बेटा है। उसी तरीके से मान लीजिए कि कोई मेरी एक प्रॉपर्टी है जिसको हम कह रहे हैं कि वो मेरी प्रॉपर्टी है, लेकिन गांव के लोग कह रहे हैं कि वो मेरी प्रॉपर्टी आधी है, सिर्फ आधे से तो रास्ता पास हुआ है, और हम ये कह रहे हैं कि नहीं वो पूरी मेरी है। तो यहां पे जो मेरा हक है, अपने हक को एस्टैब्लिश करने के लिए हम कोर्ट मूव कर सकते हैं कि कोर्ट ये डिक्लेयर करे कि वो पूरी प्रॉपर्टी मेरी है, ना कि आधी मेरी है। उसके बाद आता है प्रिवेंटिव रिलीफ, जो इसके सेक्शन 36 से 42 के बीच में डिस्कस है। प्रिवेंटिव रिलीफ, जैसे मान लीजिए कि आपके घर के बाहर कोई न्यूसेंस क्रिएट कर रहा है, जो हम लोगों ने एक एग्जांपल लिया था, कोई ड्रम पीट रहा है या किसी और तरीके से न्यूसेंस क्रिएट कर रहा है, तो वहां पे आपके लिए प्रॉपर रिलीफ क्या होगी कि जो ड्रम पीट रहा है या किसी और तरह से न्यूसेंस क्रिएट कर रहा है उसको रोका जाए। तो यहां पे कोर्ट आपको स्पेसिफिक रिलीफ ग्रांट करेगा, जो है इसकी प्रिवेंटिव रिलीफ सेक्शन 36 से सेक्शन 42 के बीच। कुछ इंपॉर्टेंट चीजें हम लोग देख लेते हैं 2018 के अमेंडमेंट के अंदर जो आई हैं, स्पेसिफिक रिलीफ एक्ट के अंदर चेंजेस आए हैं 2018 के बाद। वो क्या है
it now makes it mandatory for courts to enforce specific परफॉर्मेंस ऑफ कॉन्ट्रैक्ट्स। अब ये कोर्ट की एक मैंडेटरी ड्यूटी है कि वो स्पेसिफिक परफॉर्मेंस ऑफ कॉन्ट्रैक्ट को एनफोर्स करें, एक्सेप्ट फॉर सर्टेन टाइप्स ऑफ कॉन्ट्रैक्ट्स वेयर परफॉर्मेंस इज नॉट स्पेसिफिकली इन्फोर्सेबल। एक चीज तो ये कि अब ये कोर्ट की मैंडेटरी ड्यूटी हो गई है। उसके साथ साथ प्रोवाइडिंग अ न्यू रेमेडी, एक नई काइंड ऑफ रेमेडी जो है इंट्रोड्यूस हुई है 2018 के अमेंडमेंट के बाद। वो क्या है? सब्स्टिट्यूटेड परफॉर्मेंस ऑफ कॉन्ट्रैक्ट, जो हम लोग इसके आगे चल के कवर करेंगे। उसके साथ साथ इसने काफी हद तक कोर्ट के पावर को रिस्ट्रिक्ट कर दिया है इंजंक्शन इशू करने के लिए, रिस्ट्रिक्टिंग पावर ऑफ कोर्ट्स टू ग्रांट इंजंक्शन दैट विल स्टॉप, अगर कोई इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट है वो उस इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट को रोक दे या उसको डिले कर दे। तो इसने इस 2018 के अमेंडमेंट ने कोर्ट के इस पावर को रिस्ट्रिक्ट किया है। आई होप कि आपको ये क्लियर हो गया होगा कि स्पेसिफिक रिलीफ एक्ट का ऑब्जेक्ट क्या है। थैंक यू फॉर वॉचिंग, हैव अ गुड डे।